आज हम कक्षा 9वीं दो बैलों की कथा शीर्षक मेरे अनुभव मेरे विचार के प्रश्नों को देखेंगे कि इनके उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न है, दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभवों के आधार पर बताएं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब दोस्ती सच्ची और गहरी होती है तो औपचारिकता खत्म हो जाती है। हम अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ बिना सोचे समझे मजाक करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं। यही घनिष्ठता की पहचान है। मेरे जीवन में भी मेरे सबसे अच्छे मित्र के साथ यही होता है। हम एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं और ज़रूरत में साथ भी देते हैं। तो आपका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं, हीरा के या मोती के या दोनों के, और क्यों? आपको जिसके भी साथ हैं, आपको उस उत्तर के बारे में तर्क भी देना है कि आपने ये बात क्यों चुनी कि आप हीरा के साथ सहमत हैं या मोती के साथ या दोनों के साथ क्यों सहमत हैं। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप जिसके साथ भी सहमत हैं, जैसे मैं हीरा के साथ सहमत हूँ तो मैं लिखूंगी कि मैं हीरा के विचारों के साथ हूँ। गिरे हुए शत्रु को वार करना कायरता है, वीरता नहीं। यह भारतीय संस्कृति के मूल्यों के भी विरुद्ध है। जो शत्रु पराजित हो गया हो उस पर आक्रमण करना क्रूरता है। साथ ही अनावश्यक हिंसा से खुद की छवि भी खराब होती है। हीरा का संयम और नैतिकता उसे महान बनाते हैं। तो कभी भी हमें गिरे हुए शत्रु को, जो पराजित हो गया है, जो गिर चुका है, जो युद्ध में अपने आप को पराजित कर चुका है, समझ चुका है, उस पर हमें वार नहीं करना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति के मूल्य कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस घटना के विषय में बताइए। अब यहाँ पर आपको एक ऐसी घटना के विषय में बताना है जो आपके साथ घटित हुई हो, है ना? तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं कि हाँ, मैंने भी एक बार अपने मित्र के साथ मिलकर एक कठिन परिस्थिति का सामना किया था। परीक्षा के समय मुख्यतः अगर आप देखें तो विद्यार्थियों के साथ यही होता है कि परीक्षा के समय ही एक दूसरे की हम सहायता करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि परीक्षा के समय आपके मित्र की तबीयत खराब हो गई, जिससे वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा था और वह चिंतित था। तब मैंने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। मैं रोज़ उसके घर जाकर उसे पढ़ाई समझाता था या जो भी काम कक्षा में मिलता था उसको करवाता था, उसकी सहायता करता था उस काम को करने के लिए। हम दोनों ने मिलकर धीरे धीरे तैयारी की। अंततः उसने परीक्षा दी और अच्छे अंक प्राप्त किए। इस अनुभव से मुझे यह समझ में आया कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ निभाए। अब देखिए, अगला जो प्रश्न है वो हमारा है विद्या से संवाद। तो यहाँ पर कहानी की पड़ताल हमें दी गया है, जो शीर्षक विद्या से संवाद में कहानी की पड़ताल। तो इसको मैं आपके समक्ष पढ़ रही हूँ, आप सुनिएगा। कहानी
ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कोई कहानी वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हो सकती है और इसमें वास्तविक या काल्पनिक पात्र भी शामिल हो सकते हैं। आप कहानी लेखक की इस प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया आपको नीचे दी गई है, उसको ध्यान में रखते हुए एक कहानी का शीर्षक चुनिए और दिए गए मुख्य बिंदुओं को पूरा कीजिए। अब देखिए, आपको यहाँ पर जो भी आपने कोई कहानी पढ़ी है उसका आपको शीर्षक और लेखक देना है। विषय क्या है उस कहानी के अंतर्गत ये बताना है। उसका क्रिया या कार्य क्या है, मतलब उसके अंदर जो पात्र हैं उनके क्या कार्य दिए गए हैं, किस प्रकार से उनको इस कहानी में, है ना, उनका जो स्वरूप है वो बताया गया है। उसके बाद आपको दिया गया है परिवेश और देश काल। तो आपको जो कहानी है किस काल में लिखी गई है, किस देश की है और उसका मुख्य विचार क्या है, आपको ये बताना है। फिर चरित्र और पात्र, कौन कौन से चरित्र आपकी कहानी में हैं, है ना, कौन कौन से पात्र, कैरेक्टर्स आपने लिए हैं या कहानी के कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिस कहानी के विषय में भी आप बता रहे हैं। परिणाम क्या हुआ उसका, है ना, एक निष्कर्ष निकलता है ना जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं, लिखते हैं या फिर सुनते हैं, उसका एक परिणाम होता है ना, अंत में क्या हुआ कहानी का और उसका निष्कर्ष क्या निकला। तो हमें ये सब, जब हम एक कहानी की जांच पड़ताल करते हैं तो उसके अंतर्गत हम ये सब कुछ बिंदुओं को देखते हैं। तो हम अगर सोचें तो आप कोई भी शीर्षक या लेखक आप ले सकते हैं। आपकी स्वरचित भी हो सकती है वो कहानी, और आप जो कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है आज इस पाठ में, दो बैलों की कथा प्रेमचंद की कहानी जो है, आप उसको भी अपने इन बिंदुओं में शामिल कर सकते हैं। आप उसका शीर्षक दे सकते हैं, उसके लेखक की शीर्षक कहानी का दो बैलों की कथा है, या उसके जो लेखक हैं प्रेमचंद है, उसका विषय क्या है, आप उसको दे सकते हैं। तो आपने पूरी कहानी पढ़ ली है, आप उसके आधार पर भी अपनी कहानी के आधार पर जो आपने पढ़ी है इस पाठ में, आप उसको भी यहाँ पर रख सकते हैं। या आपकी कोई स्वरचित कहानी हो, सच्ची मित्रता के ऊपर आपने अगर कोई कहानी लिखी है तो आपकी कहानी का नाम शीर्षक है सच्ची मित्रता, वो आपकी स्वरचित रचना है, आप लिख सकते हैं। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं लेखक की जगह। विषय क्या है, अगर सच्ची मित्रता है तो सच्ची दोस्ती और सहयोग ही होगा उसके अंदर। विषय जो उसके अंदर पूरा होगा, उसकी कथा वस्तु उसी पर आधारित होगी, सच्ची मित्रता पर, और सहयोग, एक दूसरे के साथ सहयोग देने की जो प्रवृत्ति है उस पर। क्रिया और कार्य क्या हो सकते हैं कि दोनों मित्रों में से एक कठिनाई में फंस जाता है, दूसरा मित्र उसकी मदद करता है, उसको कठिनाई से निकालता है, और दोनों मित्र मिलकर समस्या का समाधान करते हैं। तो कार्य यही हुआ जो कहानी में इन दोनों मित्रों के द्वारा किया गया है ना, क्या कार्य किया गया, क्या क्रिया की गई। तो कहानी में तो यही हो सकता है, अगर सच्ची मित्रता हम दर्शा रहे हैं या सहयोग दर्शा रहे हैं तो दोनों मित्रों में कोई भी कठिनाई में फंस सकता है या एक फंस सकता है, कोई भी आप स्थिति यहाँ पर लिख सकते हैं। अब परिवेश, देशकाल और मुख्य क्या विचार है, तो आप गांव का वातावरण ले सकते हैं, परिवेश उसका, आप शहर का वातावरण ले सकते हैं, कुछ भी। मुख्य विचार में आप लिख सकते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति में साथ दे। चरित्र और पात्र की बात करें तो आप दो चरित्र उसमें बना सकते हैं, एक रमेश और एक श्याम, या एक राम और एक श्याम, एक राम एक घनश्याम, कोई भी आप नाम अपने हिसाब से इस कहानी में डाल सकते हैं। तो राम या श्याम या रमेश या राहुल, कुछ भी, ठीक है। एक आप सहायता करने वाला मित्र ले लीजिएगा, चाहे वो आपने रमेश लिया है और चाहे घनश्याम लिया है। तो घनश्याम अगर दूसरा आपने पात्र लिया है तो वो कठिनाई में फंस जाता है, और कठिनाई में फंसने वाला मित्र ले लीजिए, मतलब कि एक सहायता करने वाला ले लीजिए, एक को दिखा दीजिए कि वो कठिनाई में है। तो दो मित्र आप ले सकते हैं। अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ, तो देखो अच्छा ही
परिणाम हमें कहानी में सोचना चाहिए, जिससे जो है बच्चों को एक नैतिक मूल्य मिले, बच्चों के सामने एक पॉजिटिव या सकारात्मक जो है जो हम पृष्ठभूमि चीज़ों की बना रहे हैं वो जा सके, या सकारात्मक ऊर्जा का पदार्पण हो सके बच्चों में। तो हम परिणाम हम इसका लिख सकते हैं कि दोनों मित्र मिलकर समस्या से बाहर निकलते हैं और उनकी मित्रता और भी मजबूत हो जाती है। जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, मुसीबत में जब कोई एक मित्र होता है या दूसरा मित्र उससे ज़्यादा सक्षम होता है, वो अपने कमज़ोर मित्र की या जो मुसीबत में उसकी सहायता करता है, तो क्या होता है, जब अंत में परिणाम निकलता है कि वो मुसीबत से निकल जाता है दूसरा मित्र जो मुसीबत में है, तो उसकी अपने मित्र के प्रति जो है वो सम्मान बढ़ जाता है, दोस्ती घनिष्ठ हो जाती है ना, तो उनकी मित्रता और भी मजबूत हो जाती है। तो आप इस प्रकार से इस जो कहानी का शीर्षक जो भी आप कहानी ले रहे हैं वो इन बिंदुओं के आधार पर उनका विवरण यहाँ लिख सकते हैं। अब कहानी का सौंदर्य दूसरा हमारा बिंदु आता है, जो विधा से संवाद में है, जो हमारे पास शीर्षक एक दिया गया है, विद्या से संवाद। तो विद्या से संवाद में हमारा जो दूसरा शीर्षक आता है वो आता है कवि जो कहानी है उसका सौंदर्य क्या है। देखिए, कोई भी कहानी है जो उसकी जो उसका कथानक होता है, कथानक के अंदर हमारे जो समक्ष हैं वो क्या क्या चीज़ें आई हैं, है ना, किस भाषा का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया गया है, सरल वाक्य हैं, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, नए शब्दों का प्रयोग किया गया है, या और भी कुछ उसमें ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं जो हमें हमारी कहानी के सौंदर्य को बढ़ा रही हैं। वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कहानी के सौंदर्य को बढ़ाती हैं। तो ये चीज़ हमें इस प्रश्न के अंतर्गत जो चीज़ें हमें दिखाई जाएंगी हम उसके आधार पर अपनी कहानी का सौंदर्य देख सकते हैं ना। तो कहानी के सौंदर्य बढ़ाने में बहुत सारी चीज़ों का हाथ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंतर्गत। भाषा शैली तो होती है कि भाषा किस प्रकार की है, या संवाद किस प्रकार के हैं, या फिर शब्दों का चयन कैसा है, व्यंग्यात्मक पूर्ण है या अलंकारिकता है। अलंकारिकता अगर देखते हैं तो वो काव्यगत चीज़ों में आती है, जो पद्य रचनाएं होती हैं। चित्रात्मक भाषा की बात हम कर सकते हैं, संवाद शैली की बात कर सकते हैं, या फिर कहानी के किस प्रसंग में या कहाँ किन संवादों में विरोधाभास की स्थिति हो गई है, तो वो चीज़ें हम कहानी के अंतर्गत देखते हैं। तो मैं ये कहानी का सौंदर्य किस प्रकार से हम देखेंगे, या जो प्रश्न दिया गया वो पढ़ते हैं। क्या है, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। आपने देखा होगा एक संवाद वहाँ हमारे पाठ के अंतर्गत आया है ये। इस वाक्य को पढ़कर आंखों के सामने एक दृश्य सा बन जाता है। आप जानते हैं कि भाषा की इस विशेषता को चित्रात्मकता कहते हैं। दो बैलों की कथा कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो इसे अद्भुत और प्रभावपूर्ण बनाती हैं। नीचे इस कहानी में आए कुछ विशेष बिंदुओं को उदाहरण के साथ दिया गया है। आप भी एक एक उदाहरण खोजकर इस तालिका में लिखिए। तो हमें इस पाठ को ध्यान में रखते हुए पाठ के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरणों का प्रयोग हुआ है उस विशेषता के अंतर्गत, तो वो हमें लिखना है। अब यहाँ पर जो पहली विशेषता हमें दी गई है वो दी गई है चित्रात्मक भाषा, ठीक है। और विशेषता का अर्थ क्या है कि शब्द के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट और जीवंत विशेषता का अर्थ चित्र बनाना, है ना। तो जो भी चित्रात्मक भाषा की विशेषता होती है उसमें क्या हमें पता चलना चाहिए कि शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में जो कहानी है उसकी चित्रात्मक भाषा है वो स्पष्ट और जीवंत विशेषता का चित्र बनाए, मतलब कि जीवंत चित्र बनाना उसका। अब उदाहरण जो है वो एक दिया गया है, घुटनों तक पाँव कीचड़ से भरे हैं। अब दूसरा उदाहरण हम क्या दे सकते हैं, दूसरा उदाहरण हम पाठ से दे सकते हैं। झूरी ने उन्हें देख कहा तो गले लगा लिया और उनकी आंखों से स्नेह की वर्षा होने लगी। ऐसे और अन्य जो है वो उदाहरण पाठ के अंतर्गत हैं जो चित्रात्मक भाषा को व्यक्त करते हैं। दूसरा है संवादात्मक
शैली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पात्रों के विचार और भाव व्यक्त करने के लिए बातचीत का प्रयोग होता है। बातचीत मतलब संवाद शैली का। आप संवाद शैली में क्या होता है, दो जन होते हैं, दोनों में आपस में संवाद होता है। एक सुनने वाला होता है, एक बोलने वाला होता है। और जो सुनने वाला है ना, वो श्रोता है, और जो बोलने वाला है वो वक्ता है। प्रश्नोत्तर जो है वो शैली होती है, प्रश्नोत्तरी भाषा का प्रयोग होता है। एक प्रश्न करता है, एक उत्तर देता है। तो वो क्या है, वहाँ पर क्या होता है, संवादात्मकता जो उसकी विशेषता हो जाती है कहानी की। अब यहाँ पर क्या हम पहला उदाहरण देख रहे हैं कि मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। अब हम दूसरा उदाहरण यहाँ पर क्या दे सकते हैं कि बस यही तो दुख है, हम अपनी जान पर खेल जाते हैं और हमें कोई पूछता तक नहीं। तो संवाद शैली तो बहुत जगह आप देखेंगे, पाठ में बहुत जगह प्रयोग हुई है। संवादों के माध्यम से बहुत बातें कहने की कोशिश की गई है। हीरा और मोती के संवाद यहाँ पर बहुत सारे आपको पाठ में मिल जाएंगे। आप और भी उदाहरण यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरी स्थिति जो विशेषता है वो है विरोधाभास की। तो विरोधाभास में क्या होता है कि एक ही प्रसंग में दो विपरीत बातें एक साथ मौजूद होती हैं। जैसे आप देखेंगे पहला जो उदाहरण दिया गया है वो दिया गया है जहाँ पर विरोधाभास की स्थिति है कि झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, है ना। तो यहाँ पर विरोधाभास है। अब दूसरी स्थिति या दूसरा उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि गया ने उन्हें सूखा भूसा दिया। गया जो जिसके घर गया था वो, या झूरी ने जिसके घर भेजा था अपने साले के घर, उसने उसे सूखा भूसा दिया था, जबकि वह अपने बैलों को खली चुनी खिलाता था, है ना। खली चुनी खिलाता था ना, जब अपने बैलों को भूसा देता था, खाना देता था, सूखा भूसा नहीं देता था। कौन? झूरी। तो यहाँ देखिए विरोधाभास की स्थिति इन वाक्यों में हो रही है, दोनों में। तो आप यहाँ पर और भी अन्य उदाहरण दे सकते हैं, पाठ के अंतर्गत हैं आपके पास ऐसे उदाहरण। अच्छा, अगला है विशेषता जो है व्यंग्य। अब यहाँ पर व्यंग्य शैली का भी प्रयोग किया गया है पाठ के अंतर्गत। तो व्यंग्य शैली कैसी होती है, व्यंग्य क्या होता है? व्यंग्य विशेषता अगर किसी कहानी में हो तो क्या है, वहाँ पर क्या दिखाई देता है कि मजाक या कटाक्ष के माध्यम से, कटाक्ष क्या मतलब ताने के माध्यम से किसी दोष या अन्याय को प्रकट करना, है ना। अब यहाँ पर पहला उदाहरण क्या दिया गया है कि अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। आपने देखा होगा, आपने जब शुरू में पाठ पढ़ा है तब जब जापान की बात आती है, सभ्य दिखाने की, पाठ में दिखाया गया है कि जापान कैसे सभ्य जातियों में गिना जाने लगा, तो वहाँ पर भारतीयों की भी बात आई है। तो वहाँ पर कहा गया है, ये जो बात कही गई है ये व्यंग्यात्मक रूप से कही गई है भारतीयों के लिए कि अगर वे भी भारतीय भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद वे भी सभ्य कहलाने लगते। तो ये व्यंग्यपूर्ण बात कही गई है, कटाक्ष के रूप में कही गई है। आगे हम उदाहरण जो है, उदाहरण दूसरा हम दे सकते हैं कि गधे के चेहरे पर एक स्थायी विषाद छाया रहता है, जैसे उसे किसी भी सुख दुख की चिंता ना हो। तो ये भी व्यंग्यात्मक रूप से बात कही गई है। अगली विशेषता आती है संघर्ष। कहानी के अंतर्गत जो अगली विशेषता है कहानी में वो दिखाई दी है संघर्ष की। अब संघर्ष क्या है, वो भी संघर्ष का भाव क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। मतलब दो विरोधी शक्तियों या विचारों का आपस में टकराना ही संघर्ष होता है ना। तो अब यहाँ उदाहरण पहला दिया गया है कि उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नज़र आती, है ना। जब बैल और सांड जब भिड़े थे आपस में तब ये वाली स्थिति उत्पन्न हुई थी, ये वाला भाव उत्पन्न हुआ था। ठीक है, अब अगला जो हम उदाहरण ले सकते हैं इसके अंतर्गत, दूसरा उदाहरण है वो ले सकते हैं हम पाठ के अंदर से। हीरा ने दीवार गिरा दी थी। आपने देखा था हीरा ने दीवार गिरा दी थी, पर स्वयं भागने के बजाय मोती के लिए रुका रहा। आपने देखा था, है ना। तभी तो उसको बांध दिया गया था, है ना। हीरा को तभी उसको मारा गया और
उसको जो कांजी हाउस का मालिक था उसके द्वारा उसको पीटा गया, मारा गया और उसको बांध दिया गया था मोटी मोटी रस्सियों से। अतिशयोक्ति, अब यहाँ पे अतिशयोक्ति का भाव कैसे दिखाई दिया कहानी में, पहले तो देखते हैं अतिशयोक्ति भाव कैसे प्रकट होता है। किसी भाव या घटना का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना कि वह असंभव लगे। पहला उदाहरण देते हैं, झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, है ना। ये अतिशयोक्ति है, फूल की छड़ी की बात की है, उड़ने की बात करी है, तो बढ़ा चढ़ा के बात कर दी गई है। अब दूसरा उदाहरण क्या ले सकते हैं कि मोती ने दीवार को एक ही टक्कर में इस तरह गिराया जैसे वह मिट्टी का खिलौना हो, है ना। तो ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण बात हो गई। दीवार एक इस तरह से नहीं गिर सकती ना जैसे मिट्टी का खिलौना गिर जाता है, तो ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण बात हो गई, बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। अच्छा, अगली जो विशेषता हम जो उसमें देखेंगे अपनी कहानी में, वो है संदेह की और उलझन की विशेषता। अब इसका क्या भाव है, जब पात्र किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। तो पहला उदाहरण दिया है यहाँ पर हमें कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला, समझ ही में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है ना। उलझन की, संदेह की स्थिति बनी हुई है। दूसरा उदाहरण हम यहाँ क्या ले सकते हैं, पाठ से ही, वे सोचते थे कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है या वह उनसे नाराज़ है ना। तो ये दोनों बैलों के अंदर ये संदेह की स्थिति थी, उलझन की स्थिति की थी कि जब उन्होंने, झूरी ने गया को, इन दोनों बैलों को सौंपा था, तब वह ये नहीं अंदाज़ा लगा पा रहे थे कि उन्हें बेचा गया है या उन्हें भेजा गया है या झूरी उनसे नाराज़ है। तो ये उलझन और संदेह की स्थिति उस समय बनी हुई थी। तो ये वाला जो हमारा प्रश्न है विद्या से संवाद में, ये समाप्त है। अब इसी के अंतर्गत जो एक और जो बिंदु है वो है कहानी की रचना। ठीक है, अभी हमने पहला बिंदु उसका विद्या से संवाद में हमने पहला बिंदु पढ़ा था, कहानी का सौंदर्य है ना। और उससे पहले हमने पढ़ा कहानी की पड़ताल। कहानी के सौंदर्य में हमने बहुत सारी विशेषताएं देखी। अब आता है तीसरा बिंदु विद्या से संवाद में, कहानी की रचना का, या कहानी की रचना कैसे हम, है ना, कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा जो हमारा बिंदु आ रहा है वो कहानी की रचना है। तो आप देखिए क्या बताया गया है यहाँ पर कि प्रायः कहानी के प्रारंभ में ही कहानी के मुख्य चरित्र, कहानी का समय, कहानी की भाषा, घटनाओं आदि के कुछ संकेत मिलने लगते हैं। प्रेमचंद की इस कहानी में भी ऐसे संकेत हैं। आप कहानी के ऐसे संकेत बिंदुओं को ढूंढकर लिखिए। तो हमें कहानी के अंतर्गत आए ऐसे बिंदुओं को ढूंढकर बताना है, ठीक है, जो कहानी की रचना करने में सहायक होते हैं। जो जो बिंदु हमें दिए गए हैं, जैसे मुख्य चरित्र है, कहानी का समय है, कहानी की भाषा है, घटनाएं हैं, तो ये हमें बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसको हम देखते हैं कि हम क्या कर, इसका उत्तर आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इस प्रश्न का, इस बिंदु का, कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा के प्रारंभ में ही हमें जो बहुत से संकेत दे जाती है, बहुत से संकेत मिल जाते हैं जो कहानी की दिशा स्पष्ट कर देते हैं हमारे समक्ष, कि कहानी की रचना में ये सारे तत्व जो दिए गए हैं ये हैं, उस कहानी के अंतर्गत हमें मिलेंगे, संकेत मिल जाते हैं, ठीक है।
तो पहला जो बिंदु है वो हमने क्या ढूंढा कि जो मुख्य पात्रों का परिचय, शुरू में ही हीरा और मोती नामक, आपने देखा बैलों का परिचय हमें मिल जाता है। अगर हम मुख्य पात्रों का परिचय की बात देखें तो शुरू में ही हमें हीरा और मोती के बारे में पता चल जाता है कि वो कौन है ना, और उनका मालिक कौन है, किस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनका पूरा परिचय, किस जाति के हैं, पछाई जाति के बताए गए हैं। तो पूरा परिचय हमें शुरू में ही हीरा मोती का कहानी में मिल जाता है। ये जो परिचय हमें पात्रों का मिल रहा है, ये दोनों पात्र, इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्य पात्र हैं, कहानी के मुख्य चरित्र हैं ये दोनों, जो हीरा और मोती हैं। तो मुख्य पात्रों का परिचय हमें शुरू में ही मिल जाता है। समय और परिवेश की बात कहें तो कहानी का वातावरण आपने देखा, अगर हम देखें कि कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो कहानी का वातावरण हमें कैसा दिखाई दिया है, ग्रामीण, है ना। गांव की जो हमें है वो सारी संस्कृति दिखाई गई है, सारी जो है परंपराएं दिखाई गई हैं, सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि किसान और बैलों का संबंध कैसा होता है, बैल किसान के लिए क्या कैसे कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, और किसान का भी अपने बैलों के प्रति क्या रवैया रहता है। तो कहानी का वातावरण हमें शुरू में ही दिख गया कि ग्रामीण परिवेश की ये कहानी है, जिससे पता चलता है कि यह किसी गांव और किसान जीवन से जुड़ी कथा है। तो समय और परिवेश के बारे में हमें शुरू में ही पता चल गया है इस कहानी में। भाषा का स्वरूप, अब अगर एक बिंदु हम उठाते हैं, भाषा का स्वरूप कैसा है कहानी में, तो आपने देखा जब आप पूरी कहानी पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं तो आपने सरल भाषा देखी है, भाषा सरल है, सहज है, बोलचाल की भाषा है, जिससे यह आम लोगों के जीवन के निकट लगती है। मतलब आम लोग इससे अपना कनेक्ट बना सकते हैं ना, उनको लगता है कि ये तो हमारे साथ या हमारी ही एक कहानी है। भाव और संबंध, आपने शुरू में ही देखा होगा कि बैलों के आपसी प्रेम और उनके मालिक झूरी के साथ उनके संबंधों को आपने शुरू में ही देख लिया है। तो ये संकेत है, ठीक है। तो प्रारंभ में ही बैलों के आपसी प्रेम और उनके मालिक झूरी के साथ उनके संबंधों का संकेत हमें कहानी में मिल जाता है शुरू में ही। घटनाओं का संकेत भी हमें मिल रहा है, शुरुआत से ही यह आभास हो जाता है कि आगे चलकर बैलों के जीवन में कोई परिवर्तन या संघर्ष आने वाला है। शुरू से ही हमें ये बात पता चल जाती है। शुरुआत में जब आपने देखा कि जब झूरी के घर में जो बैल है, वो शुरू में ही जो झूरी है वो प्यार से रखता है, मगर थोड़े ही समय बाद वो उन बैलों को कहाँ भेज रहा है, अपने साले के यहाँ भेज देता है, अपनी पत्नी के कहने पर। अब अगला जो शीर्षक देखिए आता है विषयों से संवाद, ठीक है। विषयों से संवाद में हमारे पास जो पहला बिंदु है प्रश्न का, वो है कहानी का समय और समाज। अब आपने देखा होगा कि दो बैलों की कथा कहानी जिस समय लिखी गई थी, उस समय भारत पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन चल रहा था। उस समय भारतीय भी अपने अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे, और इस कार्य में लेखक भी किसी से पीछे नहीं थे। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को प्रेरित कर रहे थे। तो ये जो कहानी है वो स्वतंत्रता संग्राम में जो लगे हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको प्रेरित करने के लिए भी इस कहानी का निर्माण हुआ होगा। तो इस कहानी में कुछ वाक्य चुनकर हमें नीचे दिए गए हैं, आप देखेंगे कहानी में से हमें वाक्य दिए गए हैं, और इन वाक्यों का मिलान हमें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उपयुक्त वाक्यों के साथ करना है। तो पहला जो हमें भाग दिया गया, पहला कॉलम जो है वो कहानी में से वाक्य हैं, और दूसरे कॉलम में हमें दिया गया है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव। तो हमें पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलाना है, ठीक है। तो पहले कॉलम में भी 6 वाक्य दिए हैं, दूसरे में भी 6 जुड़ाव दिए हैं स्वतंत्रता आंदोलन के। तो पहला है, जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। तो इसका जो हम मिलान करेंगे वो स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए
फांसी पर चढ़े पर संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं हुए। मतलब नंबर 6 से हम इसे जोड़ देंगे। अब हमारा दूसरा जो वाक्य है, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। अब इसको हम अगर जोड़ते हैं तो इसको हम 5 नंबर से जोड़ेंगे। स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार्य था पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार्य। अब तीसरा जो हमारे पास बिंदु आ रहा है, कहानी का वाक्य है, वो है हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। अब इसको हम किससे जोड़ेंगे? चौथे नंबर से कि दासता के काल में भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों की कोई महत्ता नहीं थी, है ना, आपने देखा होगा। अब चौथा जो बिंदु है, हमारा चौथा वाक्य है, दोनों मित्रों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब इसको हम किससे जोड़ते हैं? नंबर 2 से। आप देखेंगे भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता गया। तो ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। 5वां जो हमारा वाक्य है वह दिया गया है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। अब इसको हम किससे जोड़ सकते हैं? प्रथम बिंदु से, जो पहला हमारे पास स्वतंत्रता आंदोलन के जुड़ाव में पहला बिंदु दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है, हम उससे जोड़ सकते हैं कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया जिससे लाखों भारतीयों में आज़ादी की प्रेरणा जगी। अब अंतिम जो हमारा छठा वाक्य है वो दिया गया है, सांड पूरा हाथी है पर दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। अब इसके साथ हम किस स्वतंत्रता जो हमारे पास स्वतंत्रता आंदोलन का जुड़ाव है उससे जोड़ सकते हैं? वे है तीसरा जो नंबर है उससे, और वे है ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहसपूर्ण उसका सामना किया। ठीक है, तो हम इससे जोड़ सकते हैं। और ये जो आपके मिलान करो जो आपका ये प्रश्न था ये संपन्न हो गया है। अगला जो बिंदु हमें दिखाई दे रहा है विषयों से संवाद में वो है पशुओं के लिए कानून। अब आप देखेंगे यहाँ जो हमें प्रश्न दिया गया है वो पहले हम पढ़ते हैं, वो सुनते हैं वो क्या प्रश्न है, उसके बाद ही हम आगे जो है वो कोई उत्तर हम दे पाएंगे। आप सुने कि नीचे दिए गए संवाद पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब संवाद क्या है? मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बेचूंगा, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का अधिकार नहीं है। आपने देखा था जब अंत में हीरा और मोती झूरी के पास वापस आ जाते हैं, जब वो दड़ियल उनको लेकर आता है नीलामी से और वो रास्ता जान जाते हैं तो वो झूरी के पास वापस पहुंच जाते हैं और ये दड़ियल से कह रहा है झूरी। ठीक है, तो ये तब का संवाद है। उसके बाद कहता है जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। ठीक है, तो ये झूरी कह रहा है दड़ियल से। अब इसमें पहला जो प्रश्न है वो है बैलों का काजी हाउस में बंद होना। मतलब पहला प्रश्न क्या है, आप बहुत ध्यान से सुनिए कि बैलों का कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है। कैसे? कांजी उत्तर कैसे लिखेंगे? कांजी हाउस में बैलों को बंद करना न्याय इसलिए है क्योंकि नियम के अनुसार जो पशु दूसरों के खेत में नुकसान करते हैं या लावारिस होते हैं उन्हें पकड़कर वहाँ रखा जाता है। ठीक है, तो कांजी हाउस एक ऐसा ही स्थान होता है जहाँ पर आवारा पशुओं को जो इधर उधर घूमते रहते हैं, दूसरे खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं दूसरे लोगों के, उनको लावारिस समझ लिया जाता है, उनको पकड़कर वहाँ रखा जाता है। लेकिन यह अन्याय भी है क्योंकि हीरा और मोती वास्तव में लावारिस नहीं थे, वे अपने मालिक के बैल थे और परिस्थितिवश वहाँ पहुँचे थे। उन्हें बिना पूरी जांच के बंद करना अन्यायपूर्ण था। तो हमने उत्तर की पुष्टि भी कर दी। अब दूसरा प्रश्न क्या है? यदि अवसर मिले, आपको अगर अवसर मिले
तो आप बैलों की ओर से कौन कौन से कानूनी अधिकार मांगेंगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कितना अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि मुझे अवसर मिले तो मैं बैलों के लिए ये अधिकार मांगूंगा या मांगूंगी, है ना, जो भी लिख रहा है ना। चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, आप विद्यार्थी तो है ना, दोनों प्रकार के हमारी कक्षा में होते हैं, तो आप उस प्रकार से आप लिखेंगे। पहला आप बिंदु लिख सकते हैं, उन्हें उचित भोजन और पानी मिलने का अधिकार। दूसरा बिंदु आप लिख सकते हैं कि मारपीट और अत्याचार से सुरक्षा का अधिकार। तीसरा लिख सकते हैं कि उनके असली मालिक तक सुरक्षित पहुंचाने का अधिकार, जो हीरा और मोती के साथ ये नहीं अपनाया गया था ना। और अंतिम जो आप लिख सकते हैं वो स्वतंत्रता और सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार। तो इस तरह से आप इस का उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए एक और प्रश्न बनता है, और ये रचनात्मकता देखिए कि आप किस तरह से अलग अलग तरह के प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे हैं और किस तरह से आप अपनी रचनात्मकता को विकसित कर रहे हैं। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, तीसरा प्रश्न आप देखेंगे कि जिसमें आपको बताया गया कि आप अपने आप को मान लीजिए हीरा मोती है ना, यहाँ पे मान लीजिए, ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, मान लीजिए कि हीरा मोती अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत करना चाहते हैं। उनकी ओर से उनकी शिकायत थाना अध्यक्ष को करते हुए पत्र लिखिए। कितना मतलब कि अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनाया गया है कि हीरा मोती की तरफ से आपको थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है ना। तो संकेत बिंदु भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि थाना अध्यक्ष महोदय, आपका नाम हमारा नाम है और हमारे साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। आप हीरा मोती हैं और अपने साथ हुए अन्याय के लिए आप थाना अध्यक्ष को एक पत्र लिख रहे हैं। तो आप किस प्रकार से पत्र लिखेंगे। देखो शिकायती पत्र है, आपको दिखाई दे ही रहा है ये, तो आपको पता लिखना है। इसमें सबसे पहले तो थाना अध्यक्ष है, तो कैसे लिखते हैं, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, स्थान लिखेंगे किस स्थान पर आप के थाना अध्यक्ष हैं या क्या किस स्थान पर आप निवास करते हैं और वह थाना अध्यक्ष किस स्थान पर है, तो ये आप स्थान लिख सकते हैं। विषय लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, विषय क्या है, अन्यायपूर्ण बंदीकरण के संबंध में शिकायत है ना, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें बंदी बना लिया गया है, इसकी शिकायत करते हुए वो पत्र लिखेंगे, विषय ये हो गया। महोदय, सविनय निवेदन है कि हम दोनों बैल हीरा और मोती, ये विषय सामग्री इस तरह से आप लिख सकते हैं कि सविनय निवेदन यह है कि हम दोनों बैल हीरा और मोती अपने मालिक झुरी के हैं। हमें गलतफहमी के कारण कांजी हाउस में बंद कर दिया गया है। हम लावारिस नहीं हैं और ना ही हमने जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाया है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारी स्थिति की जांच कर हमें हमारे असली मालिक के पास भेजने की कृपा करें। साथ ही हमें उचित भोजन और देखभाल भी प्रदान की जाए। धन्यवाद। भवदीय हीरा और मोती। तो आप इस प्रकार से हीरा और मोती के उसमें कि आप हीरा और मोती हैं और अपने लिए आपने थानाध्यक्ष को एक पत्र लिखना है। अब अगला जो इसके अंतर्गत बिंदु आ रहा है वह है हमारी धरोहर और हमारी संस्कृति। तो इसमें पहला प्रश्न है, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। कहानी के अनुसार हीरा और मोती सदा ध्यान रखते थे कि कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से नहीं। वे कौन कौन से कार्य कभी नहीं करते थे। उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हीरा और मोती हमेशा सही और गलत का ध्यान रखते थे। वे किसी पर अनावश्यक अत्याचार नहीं करते थे, कमज़ोर या गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करते थे, औरतों पर हमला नहीं करते थे और
अपने मालिक के प्रति विश्वासघात नहीं करते थे। इसी के साथ दूसरा प्रश्न दिया गया है कि गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। हीरा के ये कथन किन भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करते हैं? उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हीरा के कथन भारतीय मूल्यों को दर्शाते हैं, जैसे अहिंसा। अहिंसा में क्या कि बिना कारण किसी को नुकसान ना पहुंचाना। दूसरा, करुणा और दया। इसमें क्या आप लिख सकते हैं कि कमज़ोर के प्रति सहानुभूति रखना। तीसरा, नैतिकता, मतलब सही और गलत का भेद समझना। और चौथा, सम्मान, और इसमें स्त्रियों के प्रति आदर व भाव रखना। अब इसी में तीसरा प्रश्न है कि दूसरे दिन गया के बैलों को हल में जोता। ठीक है, और इसमें आपको पहला क, जो प्रश्न आपको क दिया गया है वो है, दो प्रश्न दिए हैं क और ख। पहला है क, खेतों में जुताई के लिए बैल और हल कृषि के पारंपरिक उपकरण हैं। कृषि के अन्य पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों तथा उनके उपयोग के विषय में पता लगाइए और लिखिए। तो आपको कृषि के पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों के बारे में जानकारी देनी है। तो अगर हम पारंपरिक उपकरण की बात करें तो वो जो पारंपरिक उपकरण हम देखते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? हल खेत जोतने के लिए, बैल हल खींचने के लिए, दरांती फसल काटने के लिए, कुआं और चरखी पानी निकालने के लिए। और आधुनिक उपकरण की बात करें तो ट्रैक्टर जुताई और भारी काम के लिए, हार्वेस्टर फसल काटने के लिए, थ्रेशर अनाज अलग करने के लिए, और पंप सेट सिंचाई के लिए। तो दोनों उपकरणों में, आधुनिक और पारंपरिक उपकरणों में भिन्नता है। ठीक है, देखा आपने। और ख, प्रश्न ख देखते हैं। भारत में बैल केवल पशु नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का अभिन्न अंग है। लिखिए कि भारतीय गांवों एवं शहरों में भी बैल किस किस काम में सहायक होते हैं। आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भारत में बैल कई कार्यों में सहायक होते हैं, जैसे जुताई की, खेत की जुताई के लिए, है ना, बैलगाड़ी खींचकर सामान ढोने के लिए, पानी निकालने में, गांवों में परिवहन के साधन के रूप में वो इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं, उन जगहों पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में इस प्रकार बैल भारतीय कृषि और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब अगला जो बिंदु हमारे पास प्रश्नों के लिए आता है वो शीर्षक है अलग अलग और साथ साथ। तो यहाँ पर देखिए, कहानी से ही एक जो विचार हमारे पास है, एक पंक्ति हमारे पास है कि 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। ठीक है, कहानी के आधार पर हीरा और मोती की विशेषताएं लिखिए। संकेत क्या है? धैर्यवान, गुस्सैल, मेहनती, शांत, सहनशील आदि। अब उत्तर, हीरा और मोती की विशेषताएं लिखनी है हमें। तो हीरा की क्या विशेषताएं हम लिख सकते हैं कि हीरा कैसा था? धैर्यवान, शांत, सहनशील, समझदार और संयमी था। वह हर स्थिति को समझदारी से संभालता था। और मोती के बारे में क्या लिख सकते हैं हम कि मोती थोड़ा गुस्सैल, उत्साही, साहसी और जल्द प्रतिक्रिया देने वाला था। वह अन्याय सहन नहीं करता था, है ना। दोनों ही मेहनती, वफादार और सच्चे मित्र थे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, हीरा और मोती की विशेषताएं कुछ कुछ समान और कुछ कुछ अलग हैं, किंतु उनकी भिन्न विशेषताएं जो भिन्न विशेषताएं हैं वो एक दूसरे को पूरा करती हैं। कैसे? आप उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, हीरा और मोती की अलग अलग विशेषताएं उन्हें और मजबूत बनाती हैं। ठीक है,
उनकी जो विशेषताएं हैं अलग अलग दोनों की, उनको मजबूत बनाती हैं। दोनों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जब मोती गुस्से में गलत कदम उठाने लगता था तो हीरा उसे शांत और नियंत्रित करता था, और जब हीरा अधिक सहन करता था तब मोती उन्हें देखा होगा आपने पाठ में भी कि तब मोती उसे अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता था। इस प्रकार दोनों की विशेषताएं मिलकर संतुलन बनाती हैं और उन्हें सफल बनाती हैं। और तीसरा प्रश्न इसके अंतर्गत आपके समक्ष है कि आपकी कक्षा में कुछ कुछ समान और कुछ कुछ भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी हैं। सबकी आवश्यकताएं भी थोड़ी समान और थोड़ी भिन्न हैं। बताइए कि आप भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी से अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। उनसे पता कीजिए कि वे आपसे अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। अब संकेत बिंदु आपको दिए गए हैं, क्या क्या करें और क्या क्या ना करें। कैसे पढ़ाई, खेल आदि में एक दूसरे की सहायता करें और साथ दें। उत्तर आपका इस प्रकार से हो सकता है कि मैं अपने सहपाठियों से यह व्यवहार चाहता या चाहती हूँ। क्या करें, देखो उसमें क्या करें में पहला बिंदु आप क्या लिख सकते हैं कि एक दूसरे की मदद करें, सम्मान पूर्वक बात करें, पढ़ाई और खेल में सहयोग दें। और क्या ना करें ये आप देखिए, मजाक उड़ाना या झगड़ा करना ये नहीं करना चाहिए। किसी को कमज़ोर समझना आपको ये भी नहीं करना चाहिए। अब मैं भी उनसे यही जानना चाहूँगा या चाहूँगी कि वे चाहते हैं कि मैं, उसमें क्या बिंदु लिख सकते हैं, उनसे अच्छे से बात करूं, ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करूं, टीम वर्क या समूह में साथ दूं। इससे हमारी कक्षा में मित्रता और सहयोग का माहौल बनता है। ठीक है। अब चौथा प्रश्न जो है वो है, दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में, सांकेतिक भाषा में विचार विनिमय करते थे। कहानी में अनेक स्थानों पर मूक भाषा का उल्लेख किया गया है। आपके विचार से हीरा और मोती किस प्रकार आपस में बातें किया करते होंगे, अनुमान और कल्पना से बताइए। ठीक है, तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे कि हीरा और मोती बिना बोले आंखों, इशारों और हाव भाव से बात करते होंगे। आप पहला बिंदु लिख सकते हैं कि आंखों से संकेत देना, दूसरा सिर हिलाकर सहमति या असहमति जताना, तीसरा शरीर के हरकतों से अपने विचार बताना। इस प्रकार से वह एक दूसरे की भावनाएं आसानी से समझ लेते थे। और आपने देखा होगा कहानी में भी ऐसा ही करते थे। दोनों ऐसे ही संकेतों के माध्यम से, मुख भाषा के माध्यम से एक दूसरे को अपनी बात समझाने का प्रयास करते थे। अब देखिए पांचवा प्रश्न इसी के अंतर्गत है कि आप भी अनेक अवसरों पर बिना शब्दों का उच्चारण किए संवाद करते हैं। कब कब, कहाँ कहाँ, कुछ उदाहरण लिखने हैं आपको। आप उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम भी कई बार बिना बोले संवाद करते हैं, जैसे कक्षा में शिक्षक के सामने इशारों से बात करना, ये सब करते हैं। दूसरा, खेल के समय हाथ के संकेत देना। अगला क्या लिख सकते हैं, किसी को देखकर मुस्कान या चेहरे के भाव से भावना व्यक्त करना। या अगला लिख सकते हैं बिंदु कि चुप रहने के लिए उंगली होठों पर रखना। ऐसे करते हैं ना कि हमें चुप रहना है तो उंगली होठों पे रख लेते हैं। ये सभी मुख भाषा के उदाहरण हैं, सांकेतिक भाषा, मुख भाषा का ये। अब आगे क्या कहते हैं, एनसीईआरटी की पुस्तक में आगे प्रश्न क्या कहता है, भारतीय सांकेतिक भाषा। आपको नीचे कुछ लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप भारतीय सांकेतिक भाषा सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये YouTube लिंक दिए गए हैं, आप यहाँ से देखकर सीख सकते हैं। अगला है मार्ग खोजेंगे कैसे। अगला जो शीर्षक हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है मार्ग खोजेंगे कैसे। तो सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था, नए नए गांव मिलने लगे। ठीक है, इसमें प्रश्न पहला आता है हमारे समक्ष, हीरा मोती अपने घर के मार्ग से भटक गए थे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ता भूल गए या भटक गए,
तब आपने अपने मार्ग का पता कैसे लगाया था? उत्तर आप लिख सकते हैं, हाँ, एक बार मैं अपने परिवार के साथ बाजार गया या गई थी और भीड़ में उनसे अलग हो गई थी। मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने घबराने के बजाय एक दुकान वाले से मदद मांगी और पास के पुलिसकर्मी को भी बताया। उन्होंने मेरे परिवार से संपर्क कराया और मैं सुरक्षित वापस घर पहुंच गई। तो आप इसी तरह से करेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि वह सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए? कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। संकेत क्या दिए गए हैं? ऑनलाइन मानचित्र, पुलिस, स्कूल, सरकारी भवन, विद्यार्थी, सड़क पर लगे सूचना पट, दुकानों के बोर्डों पर लिखे पते या डाकघर आदि। आप उत्तर लिख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रास्ता भूल जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए और शांत रहना चाहिए। ऑनलाइन मानचित्र या गूगल मैप्स का उपयोग करना चाहिए। पुलिस के पास या पास के पुलिस स्टेशन या पुलिसकर्मी से मदद लेनी चाहिए। स्कूल, सरकारी भवन, डाकघर जैसे सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए या फिर दुकानदारों या आसपास के लोगों से रास्ता पूछना चाहिए या फिर सड़क पर लगे सूचना पट और साइन बोर्ड देखकर या पढ़कर दिशा समझनी चाहिए। ऐसा सब कुछ करना चाहिए अगर हम मार्ग भटक जाते हैं। अगला प्रश्न इससे संबंधित है, इसी शीर्षक से, कि आपके विद्यालय में आपदा की स्थिति में निकासी का मार्ग दर्शाने वाला मानचित्र अवश्य होगा, है ना। एग्जिट प्लान लगे होते हैं सभी स्कूलों में। उसे ध्यानपूर्वक देखिए और पता लगाइए कि आपदा की स्थिति में आपकी कक्षा के साथ सबसे निकट और सुरक्षित कौन सा मार्ग है। ये आप स्वयं आप पता लगाएंगे अपने विद्यालय में ही। सबके विद्यालय में अलग अलग तरह से ही आपदा की स्थिति से बचने के लिए निकासी मार्ग या मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। आप उसको देखकर पता लगा सकते हैं कि आपकी कक्षा किस द्वार के निकट है। तो यहाँ पर वैसे अगर आपको उत्तर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में आपदा की स्थिति में निकासी के लिए एक मानचित्र लगा हुआ है। उसे देखकर पता चलता है कि हमारी कक्षा से सबसे निकट मुख्य द्वार या मेन गेट की ओर जाने वाला रास्ता सबसे सुरक्षित है। इस मार्ग में खुला हुआ और कम भीड़ वाला रास्ता है। आपदा के समय हमें शांतिपूर्वक पंक्ति में चलकर उसी मार्ग से बाहर निकलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इन जो है प्रश्नों के उत्तरों को देखा, सुना। अब आप अपने जो जितने भी अभी तक उत्तर आपको बताए गए हैं आप लिखने का प्रयास करें। अगली कक्षा में सृजन जो हमारा शीर्षक है उससे हम प्रश्नोत्तर जो है उसका प्रश्नों के उत्तरों का समाधान करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में सृजन शीर्षक के साथ मिलते हैं।